Hello and Namaskar. मैं हूं आदित्य जैन and I welcome you to this video series. I have been associated with UPSC for 5 years. I have also mentored students for UPSC and state PSCs as well. So I'll make sure इस वीडियो सीरीज से आपके मार्क्स मैक्सिमाइज हों. Here we'll cover Spectrum Publications Modern India by Rajay Vihar का लेटेस्ट एडिशन. इस बुक को थोरोली रीड करने के साथ इंपॉर्टेंट सेक्शंस हाईलाइट किए जाएंगे और साथ ही यूपीएससी एंड स्टेट पीएससीज में आए हुए क्वेश्चंस भी बताए जाएंगे सो दैट यू नेवर मिस द इंपॉर्टेंट पार्ट. देयर विल बी 50 to 55 लेक्चर्स ऑफ 30 to 35 मिनट्स ईच. अगर आपने ये सीरीज़ 3 से 4 बार देख ली तो ये बुक डेफिनेटली आपके दिमाग में छप जाएगी एंड आपका रिवीजन भी आसान हो जाएगा. तो अगर आपको रिवीजन के साथ साथ वैल्यू एडिशन भी करना है तो ये सीरीज़ पूरी देखें. आपको बस अपने पास ये बुक रखना है और सुन के जो मैं बताऊं वो हाईलाइट करना है. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू घटना सूत्र. टुडे विल बी स्टार्टिंग यूनिट 7 एरा ऑफ मास नेशनलिज्म बिगिंस 1919 से 1939 वाला फेज़, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज़, एक प्रकार से बहुत इंपॉर्टेंट फेज़ है फ्रीडम स्ट्रगल के लिए. अब नेशनलिज्म की फीलिंग पूरी तरीके से पीक हो चुकी है. अब चाहिए फ्रीडम. स्वराज के बाद अब सेल्फ गवर्नमेंट के बाद अब फ्रीडम चाहिए. तो 1939 तक बहुत क्लियर हो जाए, 1930 में ही क्लियर हो जाएगा कि हमें फ्रीडम इंपॉर्टेंट है. इसलिए ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट. ये वाला चैप्टर इसलिए इंपॉर्टेंट है, किसके हिसाब से इंपॉर्टेंट है? प्रीलिम्स. क्योंकि बहुत सारे फैक्ट्स, बहुत सारे कांग्रेस सेशंस, बहुत सारी डिमांड्स सब प्रीलिम्स से पूछा जा चुका है पहले भी. प्लस मेंस के हिसाब से इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बीच में जब ट्रांजिशन होगा डिमांड्स का, उसमें पूछा जाता है कि भाई क्यों, किससे कंपैरिजन. गांधी जी आएंगे इसमें. बेसिकली गांधी जी के बारे में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है. बहुत बार क्वेश्चन बन चुके हैं गांधी जी से रिलेटेड. गांधी जी से रिलेटेड जिस जिस सेक्शन में क्वेश्चन बने हुए हैं ना, उसके हिसाब से आपको बताऊंगा. लाइक अम्बेडकर वर्सेस सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी का कंपैरिजन पूछा गया है. तो जब सुभाष चंद्र बोस का फेज़ आएगा ना 1936 वाला फेज़ है ना, तब आपको वो वाला क्वेश्चन मीन्स का दिखाऊंगा आपको, ठीक है. अभी से नहीं. गांधी जी के बारे में कैसे कैसे आए हैं क्वेश्चन, वो सब आपको बताएंगे इस चैप्टर में. चैप्टर 15 इमरजेंसी ऑफ गांधी के ही ऊपर है, ठीक है. ओके. तो प्रीलिम से जितना इंपॉर्टेंट होगा वो सब आपको बता दिया जाएगा. मेंस से जितना इंपॉर्टेंट होगा वो सब आपको बता दिया जाएगा. आप बस अपनी आंखें खोली, पेन हाथ में और दिमाग खोल के बिल्कुल बढ़िया से बैठ जाइए. चैप्टर 15 इमरजेंसी ऑफ गांधी. चलिए स्टार्ट करते हैं, राइट. टुवर्ड्स द एंड ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वेरियस फोर्सेज वर Towards the end of First World War, various forces were at work in India and on the international scene. After the end of the war, there was a resurgence of nationalist activity in India and in many other colonies in Asia and Africa. The Indian struggle against imperialism took a decisive turn towards the broad-based popular struggle with the emergence of Mohandas Karamchand Gandhi on the Indian political scene. ठीक है. अब चेंज कैसे आया है भाई? गांधी जी आ गए, राइट. Why nationalistic resurgence now? ठीक है. अभी यानी कि अब समझ लीजिए रीज़न पढ़ रहे हैं किसी एक फिनोमेना के पीछे, तो यानी कि मेंस का क्वेश्चन यहाँ से बनने वाला होगा या फिर बना होगा, ठीक है. तो ऐसे हिसाब से पढ़िए अभी, ठीक है. आफ्टर द वॉर द कंडीशन ऑफ इंडिया एंड influences from abroad created a situation that was ready for national upsurge against the foreign rule. National upsurge against the foreign rule के लिए सिचुएशन बन रही है, ठीक है ना. फर्स्ट वॉर इकोनॉमिक हार्डशिप क्या थी? India contributed in man and money towards the British war effort. Thousands of Indians died in the war in various fronts. The food supplies and ammunition and in armies keep game from the money raised by taxing Indians. When the war ended, all sections of the Indian population were experiencing hardship of various fronts. सबसे पहले industry first in an increase in prices. Then a recession coupled with an increased foreign investment brought many industries to brink of closure and loss. They now demanded protection against imports besides the government aid. ठीक है. इंडस्ट्री के लिए था. वर्कर्स एंड आर्टिशंस के लिए क्या क्या प्रॉब्लम थी? दिस सेक्शन of the populace faced unemployment and bore to brunt the high prices. Peasantry faced with high taxation and poverty. The peasants waited for a lead to protest. Soldiers के लिए क्या था? Soldiers who returned from battlefield abroad gave an idea of their experience to the rural folks. And they were also surprised to return to a country that was improvised and had less liberty than before. Educated urban class, this section was facing unemployment as well as suffering from an acute awareness of racism and attitude of the British. ये बेंस के लिए बन सकता है कि नहीं बन सकता भाई? क्या क्या हुआ था पोस्ट वॉर इंडिया के साथ? बन सकता है, ठीक है. उसके हिसाब से पढ़िए. सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप मीन्स के क्वेश्चन में डालेंगे, आपका आंसर चकाचक हो जाएगा, ठीक है. एक्सपेक्टेशन एंड पॉलिटिकल गेन्स फॉर कॉपरेशन इन वॉर, ठीक है. The contribution of Indians to the British war efforts was a huge
was huge, though it has gone unacknowledged. Gandhi and most nationalists extended cooperation to the war efforts, and a huge number of Indian troops sacrificed their lives on the war fronts. So after the war, there were high expectation of political gains from the British government, and this too contributed toward the charged atmosphere in the country. Right? ठीक है, अब चलिए एक देख लीजिए 2019 के मेंस में क्वेश्चन आया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैनी वॉइसेस, अब इकाई में है यूपीएससी में, ठीक है ना, यूपीएससी मेंस का क्वेश्चन है ये, यूपीएससी मेंस का क्वेश्चन है, ठीक है, 2019 का। मैनी वॉइसेस हैड स्ट्रेंथन्ड एंड एनरिच्ड द नेशनलिस्टिक मूवमेंट्स ड्यूरिंग द गांधीयन फेज। एलेबोरेट। अब इस चैप्टर में ये आप पूरा पढ़ लेंगे अच्छे से कि भाई गांधीयन फेज के टाइम पे फेज जब आया तो इस मतलब बहुत सारी नेशनलिस्ट की अलग अलग टाइप्स की वॉइसेस आ रही थी, मतलब ठीक है, स्ट्रेंथ मिल गई थी नेशनलिस्ट मूवमेंट को गांधी के टाइम पे, वही पूछा जा रहा है गांधी जी के टाइम पे, तो वही पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में, ठीक है। पूरा ये चैप्टर जब आप पढ़ लेंगे ना, पूरा आपको आंसर इसका परफेक्ट आएगा। तो आप देखिए कितना इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर एग्जाम परस्पेक्टिव से। मैं बोला था ना कि मेंस के लिए और प्रीलिम्स के लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको याद रखिएगा भाई, मेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब मेंस का भी क्वेश्चन डिस्कस हो चुका है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे फटाफट, ठीक है। Nationalist delusionment with imperialism worldwide. The Allied powers, to rally the colonies to their sides during the war, had promised them an era of democracy and self-determination after the war. During the war, both sides to the war had launched various vicious propagandas to mailing each other and expose each other's uncivilized colonial record. But soon it became clear from the Paris Peace Conference and other peace treaties that the imperialistic power had no intention of losing their hold over the colonies. In fact, they went on to divide the colonies of the vanquished power among themselves. All this served to further erode the myth of the cultural military superiority of whites. As a result, post-war period saw a resurgence of militant nationalist activities throughout Asia, Asia and Africa, in Turkey, Egypt, Ireland, Iran, Afghanistan, Burma, Malaysia, Philippines, Indonesia, Indochina, China एंड कोरिया, ठीक है। बेसिकली हर जहाँ जहाँ ब्रिटिश थे, अब सब में अपसर्जेंस होना शुरू हो गया, क्योंकि वॉर तो लड़ ही लिया है और जितनी बड़ी माइटी पावर लग रही थी उतनी बड़ी है नहीं, सबको समझ में आ गया था, ठीक है, ब्रिटिश। इसलिए अब धीरे धीरे डिल्यूजन खत्म हो रहा है इम्पीरियलिस्ट पावर का, ठीक है। ये वही बस, में कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं आ सकता, बट आपको याद रखना है, ठीक है। एक मिनट, इम्पैक्ट ऑफ रशियन रेवोल्यूशन क्या था, हाँ ये है। द बोल्शेविक पार्टी ऑफ वर्कर ओवरथ्रू द ज़ारिस्ट रिजीम एंड फाउंडेड द फर्स्ट सोशलिस्ट स्टेट द सोवियत यूनियन। ज़ार का रिजीम खत्म हो गया था भाई, बोल्शेविक पार्टी ऑफ द वर्कर ओवरथ्रू द ज़ार रिजीम and found the first socialist state known as the Soviet Union under the leadership of Vladimir Ilyich Ulyanov और लेनिन के अंदर बना था सोवियत यूनियन। The Soviet Union unilaterally announced the Tsarist imperialistic right in China and the rest of Asia, gave rights of self-determination to former Tsarist colonies in Asia, and gave equal status to the Asian nationalists within its border. The October Revolution brought home the message that the immense power lay with the people and that masses were capable of challenging the mightiest of tyrants provided they were organized, united and determined. ये एक आइडिया इनकलकेट हो चुका था अब इंडियन सोसाइटी में, क्योंकि रशियन रेवोल्यूशन से इन्हें बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन ले ली हुई थी, ठीक है। अब पढ़ेंगे मॉन्टेग्यू चेम्सवर्थ रिफॉर्म्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मल्टीपल टाइम यूपीएससी में अलग स्टेट पीएससी में पूरा ये सेक्शन पूछा जा चुका है। देख रहे हैं क्या क्या रिफॉर्म्स थे, क्यों आए थे, कैसे आए थे, लेजिस्लेचर में क्या था, एग्जीक्यूटिव में क्या था, पूरा इतना बड़ा सेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सब कुछ ये देखिए, यहाँ से लेके ये पूरा ये कांग्रेस रिएक्शंस था, पूरा सब कुछ, ठीक है। इतनी बार 10 बार पूछा जा चुका है ना, इंपॉर्टेंट है तो भाई इंपॉर्टेंट है तो स्टार मार्क कर दीजिए। ये तीनों पेज आप अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि बहुत बार मल्टीपल टाइम आपको ये पूछा जा चुका है अलग अलग स्टेट पीएससी प्लस यूपीएससी में, ठीक है। इसी के साथ चलिए भाई शुरू करते हैं। ब्रिटिश गवर्नमेंट नॉट प्रिपेयर टू पार्ट विथ और इवन शेयर इट्स पावर विद द इंडियंस once again resorted to the policy of carrot and stick. The carrot was represented by the insubstantial Montagu-Chelmsford reforms, while the measures such as roller tax represented a stick. ठीक है, in line with the government policy contained in Montagu's statement of August 1917, the government announced further constitutional reforms in July 1918, known as the 1918 में Montagu-Chelmsford reforms or Montfort reforms. Based on these, Government of India Act 1919 was enacted.
ठीक है, एक पहले रिफॉर्म्स लेके आया, उसको एक एक्ट में कन्वर्ट किया, उसी को बोलते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। मेन फीचर्स क्या कहते हैं भाई, इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिए, स्टेट पीएससी यूपीएससी सबके हिसाब से इंपॉर्टेंट है पूरा, ठीक है। The main features of the Montfort reforms were as follows: provincial government, introduction of hierarchy। सबसे इंपॉर्टेंट इंट्रोडक्शन hierarchy, क्योंकि डायरेक्ट यूपीएससी 2017 का क्वेश्चन है, hierarchy पूछा गया है, ठीक है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट बोली तो इंट्रोडक्शन ऑफ डायरेक्टी आ गया। एक्ट इंट्रोड्यूस डायरेक्टी फॉर एन एग्जीक्यूटिव एट अ लेवल ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट। डायरेक्टी कहाँ पे, प्रोविंसेस में डायरेक्ट किया गया है, ठीक है। डायरेक्टी आप समझते हैं ना बेसिकली, डायरेक्ट की, ठीक है। अब क्या हुआ है कि देखो, द एक्ट इंट्रोड्यूस डायरेक्टी फॉर एन एग्जीक्यूटिव एट द लेवल ऑफ प्रोविंसेस। अब 1935 में क्या होने वाला है ना, डायरेक्ट की आप सेंटर में भेज देंगे वो, और बायकैमरलिज्म लेके आ जाएंगे कहाँ पे, प्रोविंसेस में, ठीक है। डायरेक्ट में दो लोग राज करने वाले, देखिए लिखा हुआ है एग्जीक्यूटिव में डायरेक्ट की लेके आए थे, तो क्या हुआ था, दैट इज रूल ऑफ टू बोलते हैं। एग्जीक्यूटिव काउंसिलर एंड पॉपुलर मिनिस्टर्स वर इंट्रोड्यूस्ड। द गवर्नर वॉज टू बी एग्जीक्यूटिव हेड इन द प्रोविंस। एग्जीक्यूटिव हेड कौन बनेगा, गवर्नर बनेगा एग्जीक्यूटिव हेड। सब्जेक्ट्स वर डिवाइडेड इनटू टू लिस्ट, इंपॉर्टेंट पार्ट है, टू लिस्ट में डिवाइड किया। रिजर्व्ड विच इंक्लूडेड द सब्जेक्ट विच सच एज लॉज एंड ऑर्डर, फाइनेंस, लैंड एंड रेवेन्यू एंड इरीगेशन। रिजर्व सब्जेक्ट ये सब थे। एंड ट्रांसफर्ड थे दूसरा सब्जेक्ट सच एज एजुकेशन, हेल्थ, लोकल गवर्नमेंट, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, एक्साइज। द रिजर्व सब्जेक्ट्स वर टू बी एडमिनिस्टर्ड बाय गवर्नर। रिजर्व कौन से, गवर्नर टू द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ ब्यूरोक्रेट्स। एंड द ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट वर टू बी एडमिनिस्टर्ड बाय मिनिस्टर्स नॉमिनेटेड अमंग द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल। समझ गए ना, ये पूरा इंपॉर्टेंट है पार्ट, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा प्रीलिम्स के हिसाब से मैं बता दे रहा हूँ, आप अच्छे से इसको पढ़ लीजिए, याद रख लीजिए, ठीक है। ठीक है, पर पढ़ते हैं थर्ड पॉइंट। The ministers were to be responsible to the legislature and had to resign if no confidence motion was passed against them by the legislature, while the executive councillor were not to be responsible to the legislature। Important point है ना, ministers were to be responsible to the legislature, ये prelims के हिसाब से सारा important point है, ये आ भी चुका है, ठीक है। And resign if no confidence motion passed against them by the legislature, and while executive councillor were not responsible to the legislature, ठीक है। ओके, अब फोर्थ पॉइंट है, इन केस ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन द प्रोविंस ऑफ द गवर्नर को टेक ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ट्रांसफर सब्जेक्ट। गवर्नर ट्रांसफर सब्जेक्ट का टेक ओवर कर सकता है फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी के केस में। Fifth point, the Secretary of the State of India for India and the Governor General could interfere in respect with reserve subject, while in respect of the transfer subject the scope of interference was limited। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूरे पॉइंट इंपॉर्टेंट, ठीक है। देख लीजिए, बार बार पूछा जा रहा है स्टेट पीएससीज में कंटिन्यूसली बहुत बार, ठीक है, तो इसलिए आप इंपॉर्टेंट है ये पूरा। अब लेजिस्लेचर में देख लेते हैं क्या है। प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल वर फर्दर एक्सपांडेड एंड 70% ऑफ द मेंबर्स वर टू बी इलेक्टेड। देखो, एक्सपांशन हुआ ही है हर एक्ट में, जब आप धीरे धीरे जब बढ़ाना आगे तो एक्सपांशन होगा लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव काउंसिल का, ठीक है। 70% ऑफ द मेंबर्स वर टू बी इलेक्टेड। सेकंड पॉइंट क्या था, सिस्टम ऑफ कम्युनल एंड क्लास इलेक्टोरेट वाज फर्दर कंसोलिडेटेड। थर्ड पॉइंट है, वुमेन वर आल्सो गिवन द राइट टू वोट, वुमेन वर गिवन द राइट टू वोट। फोर्थ है, द लेजिस्लेटिव काउंसिल could initiate legislation but the governor's assent was required। The governor could veto bills and issue ordinances। Fifth क्या था, the legislative council could reject the budget but the governor could restore it and if necessary। और sixth क्या है, the legislator enjoyed freedom of speech। ठीक है, अब सेंट्रल गवर्नमेंट स्टिल विदाउट रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। अब सेंट्रल गवर्नमेंट के क्या, पूरे प्रोविजन इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको हर एक एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछ देखने मिल जाएंगे, तो आपको उसके हिसाब से पढ़ना है। सेंट्रल गवर्नमेंट स्टिल विदाउट रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। नो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट वॉज एनविसाज्ड इन द एक्ट फॉर द गवर्नमेंट एट ऑल इंडिया लेवल। ठीक है, नो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, ठीक है, याद रखेंगे, नो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट यहाँ तक अभी। द मेन पॉइंट्स एग्जीक्यूटिव में क्या क्या सीन था, द गवर्नर जनरल वॉज टू बी द चीफ एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी। सेकंड क्या, देयर वर टू बी टू लिस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लिस्ट होगी। ठीक है, थर्ड पॉइंट, इफ इन द वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ 8 3 वर टू बी इंडियंस। ठीक है, अब देखिए 3 वर टू बी इंडियंस, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भी 3 वर टू बी इंडियंस। फॉर द गवर्नर जनरल रिटेन्ड फुल कंट्रोल ओवर द रिजर्व सब्जेक्ट, फुल कंट्रोल गवर्नर जनरल के पास रिजर्व सब्जेक्ट में फुल कंट्रोल था। द गवर्नर जनरल कोड रीस्टोर इट्स कट्स ग्रांट्स सर्टिफाई बिल रिजेक्टेड बाय द सेंट्रल लेजिस्लेचर एंड इशू ऑर्डिनेंसेस। ठीक है, एग्जीक्यूटिव में ऊपर, सेंट्रल गवर्नमेंट में गवर्नर जनरल बहुत पावरफुल है। ठीक है, लेजिस्लेचर में क्या होगा, बाय कैमरियल अरेंजमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। 35 में कहाँ पे आया है बाय कैमरियल, स्टेट में, प्रोविंसेस में आ गया था, एक अभी यहाँ पे है सेंटर में। लेजिस्लेचर ए बाइकैमरियल अरेंजमेंट वाज इंट्रोड्यूस, द लोअर हाउस इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली वुड बी कंसिस्टिंग ऑफ, है ना, लोअर हाउस और सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली वुड बी कंसिस्टिंग ऑफ 145 मेंबर्स, 41 नॉमिनेटेड, 104 सेलेक्टेड, 52 जनरल मुस्लिम से, जो भी दिया हुआ है पूरा डेटा यहाँ पे आपको अच्छे से लिखा हुआ है। ठीक है, एंड अपर हाउस और काउंसिल ऑफ स्टेट्स, ये है ना, बाइकैमरियल काउंसिल ऑफ स्टेट्स होगा और लोअर हाउस होगा। ठीक है, अपर हाउस और लोअर हाउस, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल ऑफ स्टेट्स। ठीक है, ऐसे नेमिंग था।
would have 60 members, ठीक है, Council of States, of which 26 were to be nominated, 34 were to be elected, 20 were general, 10 were Muslim, 3 were Europeans, 1 was Sikh, as per the figure given by सुभाष कश्यप, he is a historian, ठीक है. The Council of States had a tenure of 5 years, ठीक है. अब देखिए tenure की बात हो गई, ये 5 साल का tenure है Council of States का, and had only male members, while the Central Legislative Assembly had tenure of 3 years. Council of State मतलब अपर हाउस वाला, ठीक है, 5 years का होगा, लोअर हाउस का 3, सेंट्रल लेजिस्लेटिव लोअर हाउस का 3 साल का होगा. ओके. थर्ड वन, द लेजिस्लेटर could ask questions and supplementaries, pass adjournment motion and vote on a part of budget, but 75% of the budget was still unvotable, not votable. Some Indians found their way into important committees, including finance. On the home government in Britain front, the Government of India Act 1919 made an important change. The Secretary of the State of India and henceforth to be paid out of the British exchequers. ये Government of India Act 1919 में आया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, प्रीलिम्स के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप याद रखेंगे, ठीक है. अब पढ़ेंगे ड्रॉबैक्स क्या क्या है थे इस वाले एक्ट के. द रिफॉर्म्स हैड मैनी ड्रॉबैक्स. देखो पहले है फ्रेंचाइज वॉज वेरी लिमिटेड फ्रेंचाइज था. The electorate was extended to some 1.5 million for the central legislature, while population of India was around 260 million. मतलब ठीक है ना, कम लोगों को दिया था वोटिंग राइट. सेकंड था, एट द सेंटर द लेजिस्लेचर हैड नो कंट्रोल ओवर द वाइसरॉय एंड एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ठीक है, सेंट्रल लेजिस्लेचर का कोई कंट्रोल नहीं वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल पर, गवर्नर जनरल का था. डिवीजन ऑफ द सब्जेक्ट वाज टू बी नॉट सेटिस्फैक्ट्री एट द सेंटर. Allocation of the seats for central legislature to the provinces was based on the importance of the provinces. For instance, पंजाब मिलिट्री इंपॉर्टेंस एंड बॉम्बे कमर्शियल इंपॉर्टेंस, ठीक है, इंपॉर्टेंस के बेसिस पर था, इक्वल नहीं था, ठीक है. एट द लेवल ऑफ प्रोविंसेस, डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट एंड पैरेलल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ 2 parts was irrational and hence unworkable. Subjects like irrigation, finance, police, press and justice were reserved, ठीक है, important subject were reserved, ठीक है, important subject were reserved. Sixth, the provincial minister had no control over finances. Provincial minister no control over finances, ठीक है, and over bureaucrats मतलब. This would lead to constant friction between the two. Ministers were often not consulted on important matters too. In fact, they could be overruled, ठीक है, ये सारे views overruled by the governor on any matter that the later considered special, ठीक है. यहाँ पे खत्म हो गया, ये व्यूज है, ठीक है, छोड़िए इसको, उतना इंपॉर्टेंट नहीं. कांग्रेस रिएक्शन का, कांग्रेस मेट इन स्पेशल सेशन इन अगस्त 1918 का स्पेशल सेशन था, ठीक है, याद रखेंगे, गिनती के स्पेशल सेशन से, ठीक है, स्पेशल सेशन अगस्त 1918 एट बॉम्बे. कहाँ होता है? बॉम्बे, अंडर हसन इमाम्स प्रेसिडेंसी. ये है, ये इंपॉर्टेंट, यही होता है पूरे जितने भी आपके सेशंस होंगे ना. पहले तो कब हुआ, क्या वो स्पेशल सेशन था, स्पेशल सेशन था. आप ईयर पूछेंगे और फिर जगह पूछेंगे और प्रेसिडेंट कौन था. डिक्लेयर द रिफॉर्म्स टू बी डिसअपॉइंटिंग एंड अनसेटिस्फैक्ट्री एंड डिमांडेड इफेक्टिव सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट. द मॉन्टफोर्ट रिफॉर्म्स वर टर्म्ड एज अनवर्दी एंड डिसअपॉइंटिंग. A sunless dawn by Tilak, किसने बोला था? A sunless dawn by Tilak, even Annie Besant found them unworthy of England to offer and India to accept. ये सारे स्टेटमेंट्स दिए जाते थे, ठीक है, याद रखेंगे, ठीक. अब देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है वाले इस चैप्टर का, मेकिंग ऑफ गांधी, ठीक है. गांधी जी के बारे में कंटिन्यूसली UPPCS में, स्टेट PSCs में, UPSCs वगैरह में पूछा जा चुका है. बहुत सारे क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ये कंटिन्यूस क्वेश्चन आए हुए हैं आपके स्टेट PSCs वगैरह में और UPSC वगैरह में भी, ठीक है. तो आप इसको याद रख के अच्छे से पढ़िए, ठीक है. फाइन. अर्ली करियर एंड एक्सपेरिमेंट्स विद द ट्रूथ इन साउथ. मोहनदास करमचंद गांधी was born on October 2, 1869 in Porbandar in a princely state of Kathiawar in Gujarat, ठीक है. His father was a diwan, ये स्टेट PSC में पूछा गया है, बताइए. His father was a diwan or minister of the state. Having studied law in England, Gandhi in 1893 went South Africa. 1893 में South Africa गए. In connection with the case involving his client Dada Abdullah in South Africa, he witnessed the ugly face of white racism and the humiliation and contempt to which Asians who had gone to South Africa as laborers were subjected. He decided to stay in South Africa to organize the Indian workers to enable them to fight for their rights. He stayed there till 1914. कब तक रहे? Stayed there till 1914, after which he returned to India. The Indians in South Africa consisted of 3 categories. One, the endangered Indian laborers, mainly from South India, who had migrated to South Africa after 1890 to work on sugar plantation. 2, the merchants, mostly देखिए merchants था second, mostly Miman Muslims who had followed the labours. And 3, ex-endangered labourers who had settled down with their children in South Africa after the expiry of their contracts. These Indians were mostly illiterate and had little or no knowledge of English. They accepted racial discrimination as a part of their daily existence. These Indian immigrants had to suffer many disabilities. They were denied the right to vote. कोई right to vote था ही नहीं, ठीक है ना, ठीक है. वैसे क्यों ही देंगे, कि वो सिटीजन तो मानते ही नहीं थे. Denied the right to vote.
They could reside only in prescribed locations which were insanitary and congested. In some colonies, Asians and Africans could not stay out of the doors after 9 p.m. nor could they use public footpaths. ये सारा डिस्क्रिमिनेशन इंडियंस के साथ वहाँ पे हो रहा था. अब मॉडरेट फेज ऑफ स्ट्रगल क्या हुआ, देखिए. अब मॉडरेट फेज ऑफ स्ट्रगल में गांधी जी का रोल बताएंगे. 1894 से 1906 तक गांधी जी क्या कर रहे थे, ठीक है. Basically, during this phase, Gandhi relied on sending petitions and memorials to the authorities of South Africa and Britain, hoping that once the authorities were informed of the plight of Indians, they would take sincere steps to redress their grievances, as the Indians were, after all, British subjects. ये थोड़े delusion में थे उस टाइम पे. To unite different sections of Indians, he had set up नेटल इंडियन कांग्रेस एंड स्टार्टेड अ पेपर इंडियन ओपिनियन. ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है. इंपॉर्टेंट है. नेटल इंडियन कांग्रेस किसने बनाई थी? साउथ अफ्रीका में बनाई थी इनने, गांधी जी ने, ठीक है. और पेपर का नाम क्या था? इंडियन ओपिनियन, जो लॉन्च किया था, ठीक है. अब फेजेस ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस, ठीक है. अब मॉडरेट हो गया, अब पैसिव होएगा. पैसिव रेजिस्टेंस यानी कि सत्याग्रह वगैरह 1906 से 1940 तक जो उन्होंने ट्राई किया. द सेकंड फेज विच बिगेन इन 1906 वाज कैरेक्टराइज्ड बाय द यूज ऑफ द मेथड ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस और सिविल डिसोबीडियंस व्हिच गांधी नेम्ड सत्याग्रह. इनके सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट टाइप की जो चीज़ें वो करते थे रेजिस्टेंस की, उसको सत्याग्रह बोलते थे, है ना. ये सत्याग्रह के बारे में जो उस टाइम पे वहाँ पे साउथ अफ्रीका में किया, उन सब के बारे में कंटिन्यूसली स्टेट पीएससी में भी बहुत बार पूछा गया. ये देखिए कंटिन्यूसली से आपने वहाँ पर स्टार मार्क करवाई दिया है. आप अच्छे से पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, ठीक है, हाईलाइट करवा दूंगा. सत्याग्रह अगेंस्ट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट 1906 में, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अगेंस्ट किया था 1906 में, राइट. अ न्यू लेजिस्लेशन इन साउथ अफ्रीका मेड इट कंपल्सरी फॉर द इंडियंस टू कैरी एट ऑल द टाइम सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन विद देयर फिंगरप्रिंट्स. द इंडियन अंडर गांधी लीडरशिप डिसाइडेड नॉट टू सबमिट टू दिस डिस्क्रिमिनेटरी मेजर्स. गांधी फॉर्म्ड अ पैसिव रेजिस्टेंस एसोसिएशन, ऊपर बताया ना, पैसिव रेजिस्टेंस एसोसिएशन, टू कंडक्ट अ कैंपेन ऑफ डिफाइंग द लॉ एंड सफरिंग एंड ऑल द पेनाल्टीज रिजल्टिंग फ्रॉम सच अ डिफाइंस. Thus was born Satyagraha, or devotion to truth, the technique of resisting adversaries without violence. The government jailed Gandhi and others who refused to register themselves. Later, the authorities used deceit to make any defiant Indians register themselves. The Indians, under leadership of Gandhi, retaliated by publicly burning their registration certificate. All this showed up the South African government in a bad light. In the end, there was a compromise settlement, right? ठीक है. फर्स्ट यूज ऑफ सत्याग्रह समझ गया आप, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के अगेंस्ट किया था गांधी जी ने, ठीक है. अब कैंपेन अगेंस्ट रिस्ट्रिक्शन ऑन इंडियन माइग्रेशन, अभी सेकंड इनका काम रहा, ठीक है. द अर्लियर कैंपेन्स वर वाइडेंड टू इंक्लूड प्रोटेस्ट अगेंस्ट द न्यू लेजिस्लेशन इम्पोजिंग रिस्ट्रिक्शंस ऑन इंडियन माइग्रेशन. द इंडियन डिफाइड दिस लॉ बाय क्रॉसिंग ओवर फ्रॉम वन प्रोविंस टू अनदर and by refusing to produce licenses. Many of these Indians were jailed, ठीक है. अब थर्ड होगा कैंपेन अगेंस्ट पोल टैक्स एंड इनवैलिडेशन ऑफ इंडियन मैरिजेस. ये बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि बड़ा स्टेप लिया था गवर्नमेंट ने वहाँ पे, ओके. अ पोल टैक्स ऑफ 3 pounds was imposed on all ex-indentured Indians जो यहाँ सेटल हो गए थे, ठीक है. The demand for the abolition of poll tax, which was too much for the poor ex-indentured Indians who earned less than 10 shillings a month, widened the base of the campaign. Then a Supreme Court order which invalidated all marriages not conducted according to Christian rites and registered by the registrar of the marriage drew the anger of the Indians and other who were not Christians, right. क्या था इशू? सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया था वहां के, invalidated all marriages that were not conducted according to Christian राइट्स. अब क्या होता है, हमारे हिंदूज हैं वो कैसे करें, क्यों करेंगे, है ना. एंड रजिस्टर्ड बाय द रजिस्ट्रार ऑफ द मैरिज, ठीक है. ये इनको इनवैलिडेट कर दिया था. बाय इम्प्लीकेशन हिंदू मुस्लिम पारसीज मैरिज वर इलीगल एंड चिल्ड्रंस बोर्न आउट ऑफ दिस सच मैरिज आर इलेजिटिमेट. द इंडियंस ट्रीटेड दिस जजमेंट एज एन इंसल्ट एंड टू द ऑनर ऑफ वुमेन एंड मैनी वुमेन वर ड्रॉन इनटू मूवमेंट बिकॉज ऑफ दिस इंडिग्निटी, ठीक है. अब वुमेन्स भी इसमें इंक्लूड हो गई क्योंकि ऑफकोर्स उनको एक इंसल्ट फील हुआ, है ना. अब पढ़ेंगे प्रोटेस्ट अगेंस्ट, ऊपर भी पढ़ेंगे, प्रोटेस्ट अगेंस्ट ट्रांसवाल इमिग्रेशन एक्ट. द इंडियन प्रोटेस्टर्स एंड ट्रांसवाल इमिग्रेशन एक्ट बाय लीगली माइग्रेटिंग फ्रॉम नेटल टू ट्रांसवाल, ठीक है. ट्रांसवाल इमिग्रेशन एक्ट बाय लीगली माइग्रेटिंग फ्रॉम, ठीक है, नेटल टू ट्रांसवाल. द गवर्नमेंट हेल्ड दीज इंडियंस इन जेल्स. Miners and plantation workers went on to lightning strike. In India, Gokhale toured the whole country, mobilizing public opinion in support of the Indians in
South Africa. Even the Viceroy Lord Harding condemned the repression and called for an impartial inquiry. Lord Harding ने सपोर्ट किया था impartial inquiry के, ठीक है. Compromise solution क्या हुआ? Eventually, through a series of negotiations involving Gandhi, Lord Harding, C.F. Andrew, and General Smuts, an agreement was reached by which the government of South Africa conceded the major Indian demands. Considered the major Indian demands relating to the poll tax, registration certificate, and marriages solemnized according to the Indian rights, and promised to treat the issue of Indian migration in a sympathetic manner. ये हुआ वहाँ पे solution, ठीक है. अब यहाँ पे एक बार पढ़ लेते हैं टॉलस्टॉय फार्म का क्या है इशू, ठीक है. As it became rather difficult to sustain the high pitch of the struggle, Gandhi decided to devote all his attention to the struggle. ठीक है. The Tolstoy farm was founded in 1910 and named as such by Gandhi's associate Herman Kallenbach, Herman Kallenbach, after the Russian writer and moralist whom Gandhi admired and corresponded with. Besides being an experiment in education, it was to house the families of the Satyagrahis and to give them a way to sustain themselves. The Tolstoy farm was a second of its kind established by Gandhi, है ना. Established by Gandhi, ठीक है ना. He had set up the Phoenix Farm in 1904 in Natal, inspired by the reading of John Ruskin's Unto This Last, a critique of capitalism, and a work excuse me, and a work that extolled the virtues of a simple life of love, labor, and the dignity of human beings. As the Phoenix settlement, a Tolstoy farm too, mutual work went hand in hand with instructions. Vocational training was introduced to give all-round development to the boys and girls. Co-educational classes were held, and the boys and girls were encouraged to work together. The activities included general labor, cooking, scavenging, sandal making, simple carpentry, and messenger work. Manual work such as sweeping, scavenging, and fetching water was perceived to be invaluable to the psychological, social, and moral well-being of an integrated community. Gandhi's objective in this context was to inculcate the idea of social service and citizenship, beside a healthy respect for manual work. From the early formative years itself, the farm worked till 1930. ठीक है, उतना ठीक है, आप पढ़ लेंगे, कोई नहीं. अब Gandhi's experience in South Africa. Gandhi found that the mass had immense capacity to participate in and sacrifice for the cause that moved them. He was able to unite Indians belong to different regions and religions and classes, and men and women alike under his leadership. He also came to realize that at times the leaders have to take decisions unpopular with their enthusiastic supporters. Fourth, he was able to evolve his own style of leadership and politics and new techniques of struggle on a limited scale, untrammeled by the position of contending political currents. ठीक है. गांधीज एक्सपेरिमेंट इन साउथ अफ्रीका, मतलब उन्होंने ये किया और ये सीखा. ठीक है. अब पढ़ेंगे गांधीज टेक्निक ऑफ सत्याग्रह. ठीक है. सत्याग्रह के बारे में ऑफ कोर्स स्टेट पीएससी वगैरह में बार बार पूछा जाता रहता है. तो गांधी इन्वॉल्व्ड द टेक्निक ऑफ सत्याग्रह ड्यूरिंग हिज स्टे इन साउथ अफ्रीका. It was based on truth and non-violence. He combined some elements of Indian tradition with the Christian requirement of turning the other checks, and the philosophy of Tolstoy, who said that evil could be best countered by non-violent resistance. Its basic tenets were as follows. पहला क्या था? सत्याग्रही was not to submit to what he considered as wrong, but was to always remain truthful, non-violent, and fearless. ठीक है. सेकंड का था सत्याग्रही वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ विड्रॉल ऑफ कॉपरेशन एंड बॉयकॉट. सत्याग्रह का आइडिया पूछा गया था. ठीक है, पहले प्रीवियस ईयर में. मेथड ऑफ सत्याग्रह इंक्लूड नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस एंड डिक्लाइनिंग ऑनर्स एंड पोजीशंस ऑफ अथॉरिटी. A satyagrahi should be ready to accept suffering in his struggle against the wrongdoers. This suffering was to be part of his love for truth. Even while carrying out his struggle against the wrongdoers, a true satyagrahi would have no ill feelings for the wrongdoers. Hatred would be alien to his nature. A true satyagrahi would never bow before evil, whatever the consequences. Only the brave and the strong could practice satyagraha. It was not for the weak and coward. Even violence was preferred to cowardice. Thoughts were never to be separated from practice, in other words, and could not justify the means. ये पूरा सत्याग्रह का आइडिया था. आपको कभी अगर वैसे मेंस में पूछते नहीं, लेकिन पूछ लें तो ऐसा कुछ आइडिया था. ठीक है, आपको बेसिक आइडिया याद रखना है. ठीक है, तो ये हो गया है. अब पढ़ेंगे अपन गांधी इन इंडिया.
ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूपीएससी बहुत बार पूछ चुका है गांधी जी के जो भी एक्सपेरिमेंट्स रहे इंडिया में, उन्हें जो भी इनिशिएटिव्स ली, बार बार यूपीएससी स्टेट पीएससी में पूछा जा रहा है। तो ऑफकोर्स 3 स्टार मार्क करेंगे क्योंकि कंटिन्यूसली पूछा जा रहा है। अब ये पूरा ही है, ठीक है, देख रहे हैं आप कंटिन्यूस कितना सारा पूछा गया, ये पूरे गांधी जी के बारे में लगा हुआ है, हर जगह स्टेट पीएससी में पूछा जा चुका है और यूपीएससी में पूछा जा चुका है, तो ऑफकोर्स एग्जाम के परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। चलिए ठीक है, बता दिया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा, लाइन से मार्क करते जाइएगा, ठीक है। कंटिन्यू करते हैं। गांधी रिटर्न टू इंडिया इन जनवरी 1915। हिज एफर्ट्स इन साउथ अफ्रीका और वेल 1915 में आए, ठीक है। हिज एफर्ट्स इन अफ्रीका his efforts in Africa were well known not only among the educated but also among the masses. He decided to tour the country in next 1 year and see for himself the condition of the masses. He also decided to not to take any position on any political matter for at least 1 year. As for the political currents prevalent at the time in India, he was convinced about the limitation of the moderate politics and was also not in favor of home rule agitation. Which was becoming popular at the time. He thought that it was not the best time to agitate for home rule when Britain was in the middle of a war. ठीक है, ये लाइन अब बहुत इंपॉर्टेंट है। He thought it was not the best time to agitate for the home rule when Britain was in the middle of the war. He was convinced that only techniques capable of meeting the nationalist aims was a non-violent satyagraha. He also said that he would join no political organization unless it too accepted the creed of non-violent satyagraha. During 1917 and 1980, Gandhi was involved in 3 struggles. पहला कौन सा था? चंपारण, अहमदाबाद एंड खेड़ा। इनमें तीनों ने इन तीनों अलग अलग जगह पे इन लोगों ने गांधी जी ने 3 एक्सपेरिमेंट्स करे, है ना। पहले सिविल डिसोबीडियंस किया, फिर सत्याग्रह किया, ऐसे करके आप बताएंगे आगे चल के कैसे हुआ। बिफोर ही लॉन्च द रॉलेट सत्याग्रह, ठीक है। ये 3 लोग ने, गांधी जी ने 3 मेन एक्ट करे थे, चंपारण, अहमदाबाद एंड खेड़ा में, ठीक है। इसके बारे में पढ़ेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। टिल देन स्टे कनेक्टेड, थैंक यू।